10वीं कक्षा की विज्ञान विषय की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शैलेश, पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेघा भिवानी से। आज हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम के तीसरे भाग को। इससे पहले हमने जैव प्रक्रम के विभिन्न चरणों को पढ़ा। आज उससे आगे हम बढ़ेंगे और आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम सीखेंगे मानव श्वसन प्रणाली के प्रत्येक अंग की भूमिका, मानव शरीर में खाद्य और खाद्य पदार्थों के परिवहन के बारे में, हमारे शरीर में भोजन, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन में रक्त की क्या भूमिका है उसके बारे में भी हम जानेंगे। मानव हृदय की कार्य प्रणाली, मानव शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन और आदान प्रदान कैसे होता है यह भी हम समझेंगे। धमनियां और सिरा की हमारे शरीर में या रक्त संचरण में क्या भूमिका है उसके बारे में भी, और हमारे रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स और लिम्फ की कार्यात्मक पहलू की भी हम पहचान करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न आप सभी के लिए कि पिछली कक्षा में आपने क्या सीखा। यह प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषण के चरण को दर्शाता है? ए मुख गुहा, अमाशय, वृदात्र, क्षुद्रांत्र। बी है मुख गुहा, क्षुद्रांत्र, अमाशय, वृदात्र। सी है अमाशय, मुख गुहा, क्षुद्रांत्र, वृदात्र। और डी है मुख गुहा, अमाशय, क्षुद्रांत्र और वृदात्र। और इसका सही उत्तर के लिए आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक के अंदर जरूर नोट करें। आइए देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है मुख गुहा। मुख गुहा से अमाशय, अमाशय से क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र से वृदात्र। ये हमने पढ़ा था कि वृदात्र के यानी कि बड़ी आंत के बाद वृज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और अब बारी है जैव प्रक्रम के अगले प्रक्रम की, जिसको हम श्वसन कहते हैं। श्वसन के बारे में पिछले वीडियो में हमने कुछ सीखा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है। जैसे विभिन्न प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके लिए जरूरी है कि वायु शरीर के अंदर जाए। जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसमें हमने वायवीय अवायवीय श्वसन पढ़ा था, वहां पे हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर कैसे जा पाएगी, कैसे ये श्वसन तंत्र काम करता है, उसके बारे में अब हम सीखेंगे। ये पूरा चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो मानव श्वसन तंत्र का है। इसके हर हिस्से को हम समझेंगे और शुरुआत करेंगे हम नासाद्वार द्वारा। ये वो हिस्सा है जिसके सहायता से हमारे शरीर के अंदर वायु प्रवेश करती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन भी होती है, परंतु ऑक्सीजन के साथ साथ अनेकों धूलकण और परागकण, इस तरह की बहुत सारी चीजें भी शरीर के अंदर वायु के साथ जाती हैं। तो उनको फिल्टर करने का, उसको साफ करने का कार्य भी नासा द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पे नासा द्वार के अंदर छोटे छोटे महीन बाल व श्लेष्मा होती है, जिसकी सहायता से वो इन सब चीजों को, अशुद्धियों को या धूल या मिट्टी के कणों को अलग कर पाता है। नासा द्वार के अंदर जो वायु आती है वह गर्शनी, इसे जो आगे का हिस्सा होता है इसको हम गर्शनी कहते हैं। इस गर्शनी वह कंठ से होते हुए हमारा जो श्वसन नली है उसके अंदर जाती है। उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, पहले गर्शनी को देखते हैं। यह श्वसन व पाचन तंत्र के लिए जो समान मार्ग होता है, क्योंकि हम भोजन करते हैं वो भी इसी हिस्से से जाता है और जो हम सांस लेते हैं वो भी इसी हिस्से से जाता है। तो ये दोनों के लिए कॉमन भाग है। और उसके बाद आता है यहाँ पे कंठ। यह श्वास नली के ऊपर व गर्शिका के सामने उपस्थित एक नली होती है, छोटा सा हिस्सा है ये, जिसकी लंबाई वयस्कों में लगभग 5 सेंटीमीटर तक की लंबाई इसकी होती है। कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु निपतित ना हो। यहां से आप देख सकते हैं ये पूरी श्वास नली है और इसमें उपास्थि के वलय बने हुए हैं। इस तरीके से ये छोटे छोटे हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं, उपास्थि के वलय हैं, छल्ले बने हुए हैं यहां से। उसके बाद यहां से इसके नीचे आता है ये श्वसिका। ये श्वसनिका होती है, जिससे दोनों फेफड़ों के अंदर, फुफ्फुस जिसको हम कहते हैं, दोनों फुफ्फुस के अंदर वायु जाती है और फिर इसके छोटे छोटे और हिस्से हो जाते हैं जो कि जो फुफ्फुस होता है उसके साथ संपर्क में आके उनके हर हिस्से को वायु को देता है। ये यहाँ से छोटे छोटे नालिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिनको हम श्वसनी कहते हैं। फुफ्फुस के अंदर का मार्ग छोटी छोटी नालिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतकृत हो जाता है, जिसे हम कूपिका कहते हैं। यहाँ पे ये कूपिका का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तारण जाल बना हुआ होता है। ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जाल यहाँ पे बना हुआ है, जिसकी सहायता से वो गैसों को आसानी से विनिमय कर सकती हैं।
अब उससे आगे बढ़े तो जो ये हिस्से हैं हमारे, ये होते हैं फुफ्फुस, या जिसको हम फेफड़े भी कहते हैं। फुफ्फुस काम कैसे करता है, तो देखिए यहाँ पे फुफ्फुस के चारों तरफ रिब्स, जिसको हम पसलियां कहते हैं, और ये होता है डायफ्राम। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां, आप देख सकते हैं इस चित्र में, ऊपर की तरफ उठती हैं और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है, वायु फुफ्फुस के अंदर जाती है। यहां से जो हम श्वास वायु लेते हैं वो फुफ्फुस के अंदर जाएगी और कुपिकाओं को भर लेती है। यहां रुधिर से शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है और वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये तो था मानव श्वसन तंत्र, जिसकी सहायता से हम सांस लेते हैं और हमारे शरीर में ऑक्सीजन चलती रहती है। अब हमारे यहाँ पे फुफ्फुस इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं, परंतु इस प्रकार का श्वसन खुली हवा में होता है जहां पे ऑक्सीजन बहुतायत में होती है। परंतु जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, अर्थात हम अगर जलीय जीवों की बात करें तो उनमें श्वसन कैसे होता है, क्योंकि हमें पता है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है और जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा में बहुत कम है। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। तो देखते हैं कि ये जलीय जीव किस प्रकार से ऑक्सीजन लेते हैं। हम मछली का उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे जो मछली है वो गिल्स, जिसको हम कहते हैं, उनकी सहायता से श्वसन करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हिस्सा जो इसके गिल्स लगातार हिल रहे हैं। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेकर उसे बलपूर्वक क्लोम तक पहुंचाती है। यहां से मुंह से जल लेती है और वो क्लोम तक पहुंचाया जाता है। जो विलेय ऑक्सीजन है वो रुधिर द्वारा ले ली जाती है। और यहां से आप देख सकते हैं केचुआ अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। तो केचुए के केस में गैसों का विनिमय उसकी त्वचा द्वारा ही होता है। तो ये तो श्वसन की बात हुई कि कैसे वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, परंतु बात ये आती है कि वो शरीर के बाकी हिस्सों तक, बाकी अंग तक पहुंचती कैसे है, क्योंकि वो तो फेफड़ों द्वारा या किसी जीव में त्वचा द्वारा या गिल्स के द्वारा ली जाती है, परंतु उसको शरीर के बाकी हिस्सों में कैसे पहुंचाया जाता है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक वहन तंत्र की, जो पूरे शरीर में इस तरह के ऑक्सीजन को या जो भी हमने भोजन किया उसके पोषक तत्वों को पहुंचाए। तो मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र ही संवहन तंत्र कहलाता है। ये काम करता है रुधिर भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों को हमारे शरीर में वहन करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। और इसी का एक और हिस्सा है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है? भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप में वहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं लेके जाती हैं, परंतु लेके कैसे जाती हैं? क्या वो अपने आप चलता रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमें एक पंपन यंत्र की आवश्यकता होती है जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। नालियों के एक परिपथ की जरूरत पड़ेगी जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके, और एक ऐसे तंत्र की जो यह सुनिश्चित करे कि परिपथ में यदि कभी टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत हो सके। और इसके लिए जिस पंप की हमें ज़रूरत पड़ती है वो पंप है हमारा हृदय। ये कैसे काम करता है, कैसा होता है, चलिए देखते हैं। हृदय एक पेशीय अंग है जो मुट्ठी के आकार का होता है। ऑक्सीजन से प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रुधिर से मिलने से रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठकों में बटा होता है। हृदय के दाएं भाग में ऑक्सीजनित और बाएं भाग में विऑक्सीजनित रुधिर होता है, और बीच का जो हिस्सा होता है वो इसको मिलने से रोकता है। मानव हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो मानव हृदय का चित्र है। इसके विभिन्न हिस्से हैं, एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है महाधमनी, और ये जो दो हिस्से दिखाई दे रहे हैं वो फुफ्फुस धमनियां और फुफ्फुस शिराएं हैं। यहाँ पे ये बायां आलिंद और ये है बायां निलय, ये है दायां निलय और ये है दायां आलिंद। ये शरीर के निचले भाग में महाशिरा, उससे शरीर यहाँ पे रक्त इसके अंदर आता है इस तरीके से, और ये है शरीर के ऊपरी भाग से जो महाशिरा होती है वो। ये दो हिस्से हैं जिसमें एक में ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है और एक में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उन दोनों हिस्सों को अलग रखने के लिए ये जो बीच में इसके एक ये
विभाजिका बनी हुई होती है। अब इस हृदय की जब हमने बात की तो यहाँ पे दो चीजें हमारे सामने आई, एक थी धमनी और दूसरी थी सिरा। अब ये धमनी और सिराएं क्या होती हैं, चलिए समझते हैं इसको। फुफ्फुस धमनियां और फुफ्फुस सिराएं, ये दोनों क्या हैं? देखिए, धमनी वे रुधिर वाहिकाएं होती हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाती है। ध्यान रखिए, रुधिर को हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों में। धमनी की भित्ति मोटी होती है तथा लचीली होती है, क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। क्योंकि हृदय पंप का कार्य करता है तो यहां से उच्च दाब से निकलेगा, इसलिए इसकी जो धमनी की भित्ति होती है वो मोटी और लचीली होती है। वाल्व नहीं होते, ये सतही नहीं होती, ऊतकों के नीचे पाई जाती हैं। अब बात करते हैं सिराओं की। सिराएं विभिन्न अंगों से अनॉक्सीकृत रुधिर, जिसको में से ऑक्सीजन ले ली जाती है, हृदय तक पहुंचाती है, यानी कि ये शरीर से हृदय की ओर। सिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। वाल्व होते हैं, ये सतही होती हैं, जो आपको शरीर के अपने हाथ पैरों के ऊपर ये इस तरह की दिखाई देती हैं। ये सारे की सारी शिराएं होती हैं, जिसको हम नसें बोलते हैं। तो ये नसें हमारे अपने शरीर के ऊपर हमें दिखाई देती हैं, ये इसीलिए ये सतही भी होती हैं। परंतु हमने एक बात और की थी कि इस सारे कार्य में मरम्मत भी लगातार होनी चाहिए। वो कैसे होती है, चलिए देखते हैं। यहां पे जब हम घायल हो जाए, ये आप देख सकते हैं, कोई भी चीज हमारे शरीर से टकराती है तो रक्तस्राव होने लगता है। रक्त से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। किसी भी टूट फूट के कारण रक्त अगर शरीर से बाहर बह जाता है तो ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्वों का संवहन एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं हो पाएगा, शरीर के विभिन्न हिस्सों को नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण मृत्यु तक हो सकती है। तो इसलिए प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए इसकी हानि। इसके लिए अतिरिक्त रक्तस्राव के दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंगी प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट कोशिकाएं होती हैं, ये आप देख सकते हैं, यहां पे ये जम जाती हैं इसके ऊपर, जो शरीर में भ्रमण करती है और दूसरे पोषक तत्वों के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और रक्तस्राव के वेब जो खाली स्थान होता है उसके ऊपर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं, और इस तरीके से वहां पे अपने आप मरम्मत होती रहती है। लसिका प्रणाली शरीर की सीवेज प्रणाली के रूप में कार्य करती है, जो रक्त को फिल्टर करती है और प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं में भूमिका निभाती है। लसिका प्रणाली हमारे शरीर की सीवेज प्रणाली ही हम इसको कह सकते हैं, जो हृदय प्रणाली के साथ साथ काम करती है। रक्त को फिल्टर करने और प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं में इसकी भूमिका होती है। तो आज इस अध्याय में हमने मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा कि कैसे वो कार्य करता है, कैसे हमारे फुफ्फुस और श्वास नालिका कार्य करती हैं मिलके, और किस प्रकार से हमारे शरीर के हर हिस्से को रुधिर द्वारा पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। उसके लिए एक पंप प्रणाली की आवश्यकता होती है, जो कार्य हृदय करता है, और हृदय से विभिन्न हिस्सों के बारे में हमने आज जानकारी ली। इन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, और इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख सकते हैं, जब तक कि आपकी वो प्रॉब्लम दूर नहीं हो जाती। अब बारी है इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने की। प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें और अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों को भी जरूर हल करें। धन्यवाद।